आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अक्सर पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि उत्तल लेंस। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर दृष्टि दोष होता क्या है। तो दृष्टि दोष यानी कि दृष्टि मतलब आंख, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। दोष का मतलब होता है अवगुण। तो जब कोई भी आंख अच्छी तरह से नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो और चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि आजकल के समय में पेड़ पौधा की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की मात्रा बढ़ गई है। और इन गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण आज वायुमंडल का तापमान बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आजकल गर्मी लग रहा है ज़्यादा मात्रा में। तो यह समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं ना है, यानी कि अपना भारत में ही नहीं ना है, यह समस्या तो पूरे विश्व में है। तो इसलिए इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है विश्व तापन। तो समझ गए। तो दो का ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो पुंकेसर, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। तो 18, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आवर्त सारणी का मतलब क्या हुआ। आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार के तत्व को उसके गुण के आधार पर एक नियमित क्रम में रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और जब आपसे यह पूछ दे कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। और जब आपसे पूछ दे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है उसमें। तो समझ गए इसके बारे में। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो कहता है कि रक्त, जिसको रुधिर भी बोलते हो, खून, ब्लड, तो रक्त लाल क्यों होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। तो जीव मंडल क्या होता है, जिसमें सभी सजीव प्राणी आते हैं। तो समझ गए जीव मंडल का मतलब। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो मटर के पौधे पर। और आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद करते जाइएगा, बीच बीच में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो जाइलम, यानी कि जल एवं खनिज लवण का पौधे में वहन करता है, यानी कि भेजता है पौधे के सभी भागों में, जाइलम ऊतक। भोजन का परिवहन पेड़ पौधा के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। तो फ्लोएम ऊतक है। तो जब आपसे पूछ दे कि जल का परिवहन एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो आप बताइएगा, फ्लोएम। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है। तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन। ट्रिप्सिन भी है। तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, तो मार दिए पेप्सिन में। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि केंचुआ जो है ना, उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु का मतलब क्या हुआ। उभयलिंगी जंतु का मतलब यह हुआ कि जिसमें दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। जैसे स्त्री पुरुष में लिंग पाया जाता है, ठीक उसी तरह उसमें जो है ना दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, NO2 और O2। जब लेड नाइट्रोजन को गर्म करते हैं तो हमें NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर है। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी कॉपर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो इसके बीच क्या संबंध है? यानी कि V, R और I के बीच क्या संबंध है? तो R बराबर V/I होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किण्वन किस प्रकार का शोषण है? तो यह अनोक्सी शोषण है। और अनोक्सी शोषण को ही हम लोग अवायवीय शोषण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और वायवीय शोषण को हम लोग ऑक्सी शोषण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसे हम लोग ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण कहते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिसको अम्ल में मिलाइए यानी तो क्षार में मिलाइए, मिलने के बाद वह लवण एवं जल ही देता है। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो 20 का देखिए, कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, लेड ऑक्साइड भी है और जिंक ऑक्साइड भी है। ये तीनों है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, इनमें सभी होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। इन सारे क्वेश्चंस को याद करते चलिए, आपको एग्जाम में आएगा 100%। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? तो वृक्क किसको कहते हैं? किडनी को, और उर्दू में इसको बोलते हैं गुर्दा। तो यह एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि हथौड़े से धातु को पीटने पर धातु फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आघातवर्धता कहते हैं। जब हथौड़े से पीटेगा तो आघात बढ़ता, और जब किसी की सहायता से खींचेगा यानी कि धातु को पतली तार के रूप में खींचेगा, तो उसे हम लोग तन या तन्यता कहते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को देखते जाइए और इन सारे क्वेश्चंस को याद करते जाइए। आइए अगला देखते हैं। तो कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी से हुआ, यानी कि नरम लोहा। नरम लोहा का प्रयोग हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो समझ गए। आइए अगला देखते हैं। तो अगला कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो समझ गए, 26 का सी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना, यानी कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है। तो समझ गए, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 का देखिए, 28 का कहता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। क्या हुआ इस प्रश्न का मतलब? इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि एक स्वस्थ आंख कितने दूर तक देख सकता है? तो अनंत दूरी तक देख सकता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि एक स्वस्थ आंख अनंत दूरी तक देख सकता है। तो समझ गए। आइए अगला देखिए, अगला कहता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दूर दृष्टि दोष।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को प्रदर्शित करता है। तो क्षारक विलयन यानी कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से अधिक 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, लेकिन 7 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 भी नहीं होगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 7 से अधिक होना चाहिए। 7 भी नहीं होगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 13। अगला देखिए, अगला कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, कहता है कि कवक में पोषण की विधि है। तो मृतजीवी, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, कहता है कि निम्न में कौन विजातीय है, यानी कि अलग कौन है इनमें से, ये चारों ऑप्शन में से कौन अलग है। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों का सूत्र एक ही होता है। तो ये तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो ईस्ट में, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखते हैं। तो कहता है कि एक धातु जो ऊष्मा का कुचालक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेड या सीसा। लेड या सीसा एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है। आइए देखते हैं। कहता है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। तो अगला कहता है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। तो गिल्स या गलफड़, यानी कि गिल्स या गलफड़ की सहायता से मछली सांस लेता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला देखते हैं कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा, यानी कि लंग्स। इंग्लिश में फेफड़ा को क्या कहते हैं, लंग्स। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम की तत्व से बनी होती है। तो समझ गए। अगला देखिए, कहता है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल लेंस में, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है। आइए अगला देखिए। अगला कहता है कि बायोगैस का एक मुख्य घटक है। तो मीथेन, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो समझ गए सारे क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर होता है 1/f। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डाईऑप्टर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो इसका व्यावसायिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहता है, आइए अगला देखते हैं। तो अगला कहता है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, यानी कि जल प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। Fe3O4। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, Fe3O4। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड, यानी कि सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोल्ड, यानी कि सोना ही एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन से, सोना। तो समझिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितने पारास के बीच कार्य करता है। तो पारास का मतलब क्या हुआ, कितने रेंज के बीच कार्य करता है, पारास का मतलब रेंज। तो 7.0 से 7.8 के बीच, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो श्वेत होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा। टिंडल प्रभाव का मतलब नहीं समझे, जैसे कि एक कमरा है और उस कमरा के छोटे छिद्र से होकर के क्या आ रहा है, सूर्य की प्रकाश आ रहा है। तो आप लोग रूम में देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में छोटा छोटा कण दिखाई देगा, तो उसे ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। 52 के देखिए, कहता है कि 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 6.25 गुना 10⁻18 प्रोटॉन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है
और जब वो आकाश को देखता है तो कैसा लगता है, उसको दिखाई कैसा देखता है, तो काला दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाता है, और समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए, अगला कहता है कि 55 का, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह यानी कि चिनिया बीमारी। तब ना इंसुलिन की सुइया लेते हैं ताकि मधुमेह की बीमारी यानी कि चिनिया बीमारी ना हो, तो समझिए। अगला देखिए, अगला कहता है कि कूटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए अगला देखिए, कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा 58 का। तो कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑप्शन में है ही नहीं है। तो आपको यह प्रश्न काफी पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 59 का देखिए, कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होता है, तो अवतल लेंस, यानी कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको हम लोग अवतल लेंस देते हैं, तो वह देखने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा, तो समझिए। आइए अगला देखिए, कहता है एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। तो एक्वारेजिया की सहायता से गोल्ड यानी कि सोना और प्लेटिनम को हम लोग गला सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 में मिलाते हैं तो हमें एक्वारेजिया प्राप्त होता है, और इसकी सहायता से सोना और प्लेटिनम को हम लोग गला सकते हैं, तो समझ गए। 61 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 62 के देखिए, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु या प्लेटलेटस, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, तो घरों में विद्युत दुर्घटना किसी कारण से होती है, तो शॉर्ट लग जाता है। यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शॉर्ट सर्किट। आइए देखते हैं, कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं, कहता है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए देखते हैं, कहता है कि COOH यानी कि इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि अम्ल है एक प्रकार का, यह अभिक्रियाशील मूलक है, अभिक्रियाशील समूह COOH। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो समझते हैं, तो अगला प्रश्न कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी कि 68 का प्रश्न देखिए, कहता है कि CaCOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यह सूत्र होता है CaCOCl2, तो समझ गए। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं 70 का, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, यानी कि N2O। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो 7 है। यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 72 के देखिए, कहता है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश जब विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला, कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ है, तो आप लोग धीरे धीरे याद करते चलिए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो अवायवीय श्वसन में बनता है, जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम है। तो 75 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद करते चलिए, तब आपको फायदा रहेगा। कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, ओजोन स्तर जो ऊपर में है ना, ओजोन परत, उसको कौन क्षति पहुंचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एरोसोल, यानी कि ये दोनों होता है, ए एवं बी दोनों होगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एरोसोल के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और ओजोन परत क्या करता है, विभिन्न प्रकार की हानिकारक पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। और यह किरण जब पृथ्वी पर पहुंच जाएगी, यानी कि ओजोन पराबैंगनी किरण जब मनुष्य की त्वचा पर पड़ेगी तो कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो समझिए इसके बारे में, ओजोन परत के बारे में।
आइए अगला देखते हैं। तो कहता है कि ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है? तो प्रतिरोध का, यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओम के नियम में प्रतिरोध का मान एक नियतांक होता है, यानी कि अचर होता है, कांस्टेंट होता है। 78 का देख लिए। 79 की देखिए, 79 का देखिए, कहता है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो समझ गए इसके बारे में। अगला देखिए, कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा होता है, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला देखिए, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो 85 के देखिए, कहता है कि यूरो सेकंड का संबंध है, तो वायु प्रदूषण से यूरो सेकंड का संबंध है। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए, कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगला देखते हैं, 87 का, कहता है कि स्पेक्ट्रम पाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, अगला कहता है कि नीला थोथा, यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए, अगला कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथनोइक अम्ल कहते हैं। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। तो समझ गए। ये अगला देखिए, अगला कहता है कि एक धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था का मतलब क्या हुआ? कि इन धातुओं को आप लोग खुले वायु में भी छोड़ दीजिएगा ना, तो वह स्वतंत्र रहेगा, यानी कि उस पर जंग नहीं लगेगा। तो वह धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी से होगा, इनमें सभी, यानी कि सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी से होगा, इनमें सभी। 91 का देखिए, वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि उष्मीय। तो विद्युत हीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत हीटर गर्म हो जाता है, यानी कि उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उष्मीय। आइए आइए अगला देखते हैं। तो अगला कहता है कि दूध से दही बनने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, किण्वन प्रक्रिया होती है दूध से जब दही बनता है। तो 95 का देखिए, तो 95 का कहता है कि निम्न में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पपीता एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो समझ गए। 96 का देखिए, कहता है कि पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातु को, या नहीं तो एक धातु अथवा एक अधातु को मिलाएंगे तो हमें मिश्र धातु प्राप्त होगा। तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए देखते हैं, कहता है कि 97 के देखिए, तो 97 का कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है क्षारीय धातु, यानी कि 98 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 99 के देखिए, कहता है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है 0.03%, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 100 का देखिए, कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसको हिंदी में यकृत भी बोलते हो। तो 101 का देखिए, कहता है कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, और यह पौधे के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है पादप हार्मोन। तो समझ गए इसके बारे में। 102 का देखिए, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 103 का देखिए, पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन 103 का होगा ऑक्सिन। तो पादप हार्मोन का अन्य उदाहरण क्या है? तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो 103 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सिन।
104 के देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वह लेंस है अवतल, यानी कि 104 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 105 के देखिए, कहता है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग या समूह कहते हैं, यानी कि 105 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग या समूह कहते हैं, तो 105 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप